नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सोना, पेट्रोल महंगा हुआ, अब मोदी इसके बाद और कौन कौन से बड़े स्टेप उठाने वाले। इधर कांग्रेस छाती पीट रही, उधर विदेश निकल गए मोदी। यूएई के साथ मोदी ने कौन सी डील कर डाली है। अबू धाबी की धरती से मोदी को सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। मोदी ने ऐसा क्या कह दिया। एलपीजी पर नया समझौता भी हुआ। देश में कोल गैस भी बनने जा रहा है। क्या सच में गैस इंपोर्ट की झंझट खत्म होने जा रही है? क्या गजब होने वाला है? पाठशाला में डिटेल चैप्टर। 4 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भैया सोना मत खरीदो। लोग नहीं माने, पैनिक बाइंग शुरू हो गई, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। सोना 10,000 महंगा हो गया कि लो भाई अब खरीद लो सोना। और इसी तरह पेट्रोल के लिए पीएम मोदी ने पहले अपील की थी कि पेट्रोल बचाओ, कम यूज करो, ज्यादा करोगे तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन बहुत से लोग नहीं माने। तो तेल कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की जो कीमत है उसको बढ़ा दिया, महंगा कर दिया उसको। मतलब पीएम मोदी सीधी उंगली से घी निकालना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में अब उन्हें उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही। अगर लोग उनकी बात मान गए होते तो शायद हार्ड स्टेप उठाने की नौबत कम पड़ती या फिर नहीं पड़ती। आप देखिए कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए हैं। यानी दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल के नए दाम 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भाई अगर सरकार कुछ कहती है तो पूरे हालात पर सोच विचार करने के बाद ही कहती है। मोदी ये अपील अपने फायदे के लिए थोड़ा ना कर रहे थे कि नहीं भाई मेरा फायदा हो जाएगा, मेरी जेब भर जाएगी, ऐसा थोड़ा ना कर रहे थे मोदी। देश हित में वो ये ऐलान कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा बचत कर लीजिए। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि पीएम की अपील को माने। लेकिन कांग्रेस को देखिए कि अलग ही छाती पीट रही है। तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस हाई तौबा मचाए हुए और इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऑयल प्राइस को लेकर डेटा वॉर छिड़ गया। किसके क्या दावे हैं उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप देखिए कि इसी कांग्रेस की मनमोहन सरकार में जब जब तेल के दाम बढ़े तब तब पीएम मनमोहन से लेकर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक ने तेल के दाम बढ़ाने के समर्थन में कैसे कैसे तर्क दिए। आज वो सारे पुराने बयान आपको सुनवाने वाला हूं। इधर पीएम मोदी यूएई निकल गए, वहां यूएई के साथ भारत ने कौन सी डील कर डाली और इस डील से क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। यूएई में मोदी का कैसे शानदार स्वागत किया गया, आसमान से लेकर जमीन तक कैसे मोदी मोदी हो गया, आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाला। अबू धाबी की धरती से पीएम मोदी ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को ऐसा संदेश दिया कि दुनिया हैरान रह गई। मतलब जो बात ट्रंप चीन जाकर जिनपिंग से नहीं बुलवा पाए, वो बात मोदी ने ईरान के पड़ोस में बैठकर कह दी। वो बयान सुनाऊंगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रही। इसके अलावा आपको बताऊंगे कि भारत के हाथ जादू की ऐसी कौन सी छड़ी लगने वाली है कि भारत को यूरोप गैस और एथेनॉल का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की जमीन में दबा कोयला कैसे गजब का कमाल करने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये ट्रेलर आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। ये भारत के लोगों का सम्मान है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। कम गाड़ियों से चलें, जहां आवश्यक हो वहीं पे चलें, यात्राओं को कम करें ताकि आपका बजट भी ना हिले और देश का बजट भी ना हिले। 4 घंटे में आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज पीएम मोदी ने अपने महज 4 घंटे के यूएई दौरे में वो कर दिखाया जो दुनिया हैरान रह गई देखकर। यूएई दौरे पर गए पीएम मोदी ने सिर्फ 4 घंटे में $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत ले आने का इंतजाम कर दिया है। कुछ लोग पीएम मोदी के इस विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष तो यह कह रहा था कि लोगों को विदेश जाने से रोककर पीएम मोदी खुद विदेश दौरे पर निकल गए। अरे भाई, मोदी ने सैर सपाटे के लिए थोड़े ना विदेश जाने का तय किया है या अपील की कि भाई आप लोग मत जाइए, मैं घूम के आता हूं। किसी काम से जाने के लिए वो उन्होंने तय किया होगा कि जाना है तो वहां से कुछ लेकर आना है, तो काम के लिए वो गए हैं और काम करके आ रहे हैं। 4 घंटे में उन्होंने जो कर दिया वो कर लेंगे क्या आप? आज से 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे, जहां में 4 घंटे के शॉर्ट स्टॉपेज में उनका जो मिनट टू मिनट का शेड्यूल था, सब काम धाम निपटाकर पीएम मोदी यूएई से यूरोप के लिए निकल गए आज वो सब कर। लेकिन यूरोप जाने से पहले यूएई की अपनी छोटी सी विजिट में भारत का बड़ा फायदा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा दिया।
इस फायदे के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। आज भारत और यूएई के बीच निवेश और समझौतों को लेकर कई फाइलों पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एमओयू एक्सचेंज किया गया। एलपीजी यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के इंपोर्ट पर समझौता हो गया। भंडार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर एमओयू साइन हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसके अलावा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया। इन समझौते के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, आप एक बार सुनिए। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। 28 फरवरी से ईरान ने हॉर्मूज पर पहरा बिठा रखा है, यानी कि आज करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन ईरान हॉर्मूज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान को डर है कि अगर उसने हॉर्मूज खोल दिया तो अमेरिका का जो जहाज है वो हथियार भरकर वहां पहुंच जाएगा और फिर ईरान हॉर्मूज से अपना कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ईरान का डर अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि इससे पूरी दुनिया का कितना बुरा हाल हो रहा है। दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह के इंतजाम करने में जुट गए। खुद भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं है। पीएम मोदी भी 2-2 बार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल बचाने की अपील जनता से कर चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज खुले, वहां से गुजरने वाले जहाजों को सेफ रास्ता मिले और किसी भी जहाज पर हमले ना हो। लेकिन यह होगा कैसे? ये तभी होगा जब पूरी दुनिया ईरान को भरोसा देगी कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है वो बना रहेगा और अमेरिका का कब्जा कभी नहीं होने देंगे। आप देखिए कि ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हुआ है, अपने सारे घोड़े खोल दिए हुए हैं और चीन जाकर भी ट्रंप ईरान के पक्के यार शी जिनपिंग से यह नहीं कहलवा पाए कि भाई हॉर्मुज खोल दो। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाता वो पीएम मोदी सीना ठोक कर करते, चाहे पुतिन के मुंह पर युद्ध बंद करने की अपील हो या फिर हॉर्मुज खोलने की बात। पीएम मोदी भारत की आवाज हर मंच पर उठा देते हैं और बेधड़क उठाते हैं, बेरोक टोक उठाते हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद थे तब उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के सामने कह दिया कि हॉर्मुज खुलना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज का मुद्दा भारत की प्राथमिकता में है। सुनिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग। भाई पीएम मोदी की खासियत है कि वो जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल बॉन्डिंग बना ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। पीएम की हग डिप्लोमेसी की मुरीद तो पूरी दुनिया है। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भी पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई दी। पीएम मोदी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए आज पीएम मोदी की प्लेन जब वहां यूएई के आसमान में पहुंचा तो वैसे यूएई एयरक्राफ्ट के F-16 फाइटर जेट्स पीएम के प्लेन की सुरक्षा के लिए स्कॉट के लिए पहुंच गए। इसके बाद जब पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने के लिए पहुंचे तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सुनिए इस ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने क्या कहा। माय डियर ब्रदर, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है।
आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई में पीएम मोदी का ऐसा शानदार सम्मान देखकर मोदी विरोधियों को आग लग गई है। कुछ लोग तो छाती पीट रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया इतना सम्मान। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस को छाती पीटती भी दिखाई भी दे रही है कि कैसे छाती कांग्रेस के नेता आज पूरे दिन पीटते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी की वजह वो है जो मोदी विदेश दौरे पर जाने से पहले करके गए हैं, और वो वजह है तेल की कीमतें बढ़ाना। ईरान अमेरिका युद्ध के 76 दिन बाद भारत में पेट्रोल की कीमत 3% के आसपास बढ़ाई गई। पूरा एंटी मोदी इकोसिस्टम गोलियाकर, मतलब एक झुंड में आ गए सब लोग और छाती पीटने लग गए कि बाप रे बाप क्या कर दिया, जनता की जेब काट ली, जनता की जेब काट ली है, ये लोग कह रहे हैं विपक्षी नेता। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कि एंटी मोदी इकोसिस्टम ये नहीं बता रहे कि ऊर्जा संकट की मार से अमेरिका भी नहीं बचा हुआ। वो अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, जिसके पास खदान है, जिसके पास कुएं के तेल है, तेल के कुएं, जो दावा करता है कि उसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप के अमेरिका में भी तेल के दाम 28% बढ़ चुके हैं युद्ध के बाद। तो फिर भारत में महज 3% तेल की कीमत बढ़ने पर इतनी हाई तौबा क्यों? मोदी विरोधियों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मनमोहन सिंह की तरह तेल कंपनियों को कूपन बनाकर दे देना चाहिए था कि भविष्य में पेमेंट कर देंगे, और अगली सरकारों के माथे बिल फाड़कर कट लेना चाहिए था। अब पाठशाला में खुद ये बात कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि सरकारी तेल कंपनियों को इस संकट में घाटे का बोझ उठाना चाहिए, और शायद वही हो भी रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि तेल के दाम ना बढ़े, इसलिए तेल कंपनियों का घाटा कर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, और अब तेल के दाम बढ़ाए भी तो महज 3 रुपए, वरना ये तेल की कीमतें 3 रुपए की जगह 15 से 20 रुपए तक बढ़ जाती भाई। इसलिए मनाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी हो सके खुल जाए, उतना अच्छा होगा, नहीं तो आगे ऐसे कई और झटके लग सकते। तेल के दाम बढ़ने पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में लोगों ने आज क्या कहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अन्य देशों से संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। और रही बात तेल बढ़ने की, तेल की कीमतें जो 2-3 रुपए बढ़ी हैं, अन्य देशों में जाके आप देखेंगे सर वहाँ काफी दिक्कतें हैं। अपने देश में तो बहुत सुधार है। मोदी जी ने जो ये बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए या डीजल पेट्रोल का थोड़ा बचत करिए, तो ये आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि जो अगर हमें किल्लत आती है तो उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, तो हमारे देश के जनता को परेशानी नहीं होगी। सही सर, तेल का असर पड़ा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जनता, आम जनता परेशान हो रही है। भाई जाहिर सी तौर पे आपका भी बजट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य देशों की अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। हम लोग का एक जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है हमेशा, तो इसको कैसे मैनेज करना है, और ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ती है। बहुत हाई लेवल वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली परेशान रहती है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढती हैं, उस खुशियों पे असर पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ी तो कांग्रेस अब ऐसा बताने में जुट गई है कि दुनिया भर की सरकारी अपनी जनता को राहत देने में जुटी हुई है और भारत सरकार ने बोझ डाल दिया। लेकिन तेल के दाम दुनिया में नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रही हैं कि नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल को 17 रुपए तक सस्ता कर दिया। कांग्रेस की माने तो जर्मनी में तेल पर टैक्स घटाकर जनता को 17 से 19 रुपए सस्ता तेल दिया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन को लेकर कांग्रेस का दावा है कि वहां बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दी जा रही है और तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही। अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं।
इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने भी दुनिया भर में ऊर्जा संकट से निपटने वाले ऐसे देशों की लिस्ट जारी कर दी जिन्होंने अपने देश की जनता को कोई राहत नहीं दी और 50% तक तेल के दाम बढ़ा दिए। बीजेपी के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल के दाम 55% बढ़ा दिए हैं। मलेशिया ने तेल के दाम में 56% की बढ़ोतरी की है। बीजेपी के मुताबिक खुद अमेरिका ने तेल की कीमतों में 45% का इजाफा कर दिया है। तेल के कुएं वाले देश यूएई ने तेल के दाम में 52% तक की बढ़ोतरी कर दी और म्यांमार में तो तेल के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। म्यांमार ने 90% तक तेल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। इसलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का छाती पीटना बस सियासी नौटंकी है, क्योंकि इन देशों के मुकाबले भारत ने पहले 76 दिनों तक खुद तेल की बड़ी कीमतों का बोझ उठाया। इसके बाद अब सिर्फ 3.4% दाम यानी कि 3% के आसपास दाम बढ़ाए गए। तेल की कीमतों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच डेटा वॉर खत्म नहीं हो रहा है। एक राउंड की भिड़ंत के बाद कांग्रेस दूसरा डेटा लेकर आ गई है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लूट का साइकिल चला, यानी लूट पर लूट किए जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के नाम पर 43 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, यानी कि बीजेपी ने हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस का दावा यह भी है कि मोदी सरकार में क्रूड का औसत रेट $70 प्रति बैरल रहा है। इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत 61.60 यानी कि 61 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार कई साल से पेट्रोल की कीमत 94 रुपए वसूल रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने फिर से एक डेटा जारी कर दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि हॉर्मुज संकट की वजह से कई देशों को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं, जैसे कि जापान को अपना सबसे बड़ा इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व एक्टिव करना पड़ा है। साउथ कोरिया ने अगले 30 साल के लिए नेशनल फ्यूल कैप लगा दिया है और फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। थाईलैंड में डीजल के दाम डबल हो गए हैं और पाकिस्तान ने तो सभी स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। बहरहाल सियासी तकरार तो अपनी जगह है, लेकिन तेल के दाम बढ़ने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर क्या माहौल है, अब जरा एक बार आपको सुना। गुजरात में अभी 2 दिन पहले ही अमूल दूध के भाव बढ़ने के बाद आज फिर से पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। जो पेट्रोल का दाम है वो 2.99 रुपीज का बढ़ा हुआ है, जहां की डीजल में 3.09 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल पंप को आपकी लाइन भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। यहाँ पर पेट्रोल पंप के जितने भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या रूट है, लोग अभी क्या सोच रहे हैं। मेरा कहना ये है कि भाव बढ़ा है, पर अभी क्या करें, जरूरत है तो बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि अपना रोजिंदा व्यवहार में चलना है तो बढ़े तो अपना जरूरत है तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही, बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। पेट्रोल और डीजल का सप्लाई डेपो से नॉर्मल आ रहा है और आज सुबह में 2 रुपीज 98 पैसा पेट्रोल में और 3 रुपीज और 9 पैसा डीजल में पर लीटर बढ़ा है सुबह से, और ऐसी कुछ भीड़ के ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल ही चल रहा है ऑपरेशन। मात्र 3 रुपए तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ऐसे छाती पिट रही है जैसे सरकार ने क्या ही गजब कर दिया, लूट लिया है, लूट मचा दी है सरकार ने। लेकिन इसी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार के टाइम के ऐसे ऐसे बयान जारी कर दिए जिसमें खुद मनमोहन सिंह पी चिदंबरम और कांग्रेस के तमाम नेता पेट्रोल के दाम बढ़ने के समर्थन में ऐसे ऐसे तर्क देते हुए नजर आए जो आपके गले तक नहीं उतरेगा। एक बार सुनिए। आपको याद है कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार क्यों गई थी देश से, और जो गई तो अभी तक नहीं आई, और क्यों नहीं आई है भाई? सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का और भ्रष्टाचार का। इन्हीं महंगाई के मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि आज तो कांग्रेस निकल नहीं पाई है। लेकिन आपको पता है कि मोदी सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत को थाम के रखा था। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई तब तो सरकार ने तेल की कीमत कम नहीं की। भाई अभी जो घाटा चल रहा था उसकी भरपाई जो हो रही थी वो कहां से हो रही थी? अभी जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था? युद्ध के बाद से अब तक जो भारत में, हमारे देश में केंद्र सरकार ने या तेल की कंपनियों ने कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। 76 दिन तक, 76 दिन सोचिए कि कितना होता है, और पूरी दुनिया में क्या क्या 90% तक तेल की कीमत बढ़ा दी कुछ देशों ने। तो अब यह हालत हो गई थी, अब पानी नाक से ऊपर जाने लग गया था। अब लगा था सरकार को और तेल कंपनियों को कि अगर अब नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अब अगर थोड़ी बजट की बात नहीं करेंगे तो हाल यह हो जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनना है क्या? 3 रुपए के लिए इतना हाई तौबा मचाया। लेकिन एक बात यह भी है कि अभी संकट के हालात विश्व भर में हैं और यह संकट भारत पर ना आए, इसके लिए हमको, आपको, सबको थोड़ा सहमित रखना है, थोड़ा बचाव करना है। सरकार जो कह रही है कुछ सोच समझ कर कह रही है।
आगे आने वाले संकट को कम करने के लिए ही कह। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको जिनपिंग की डायरी से क्या चुरा कर पढ़ना चाहते थे ट्रंप, चीन दौरा खत्म, जिनपिंग को लेकर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि ट्रंप को लग गई आग, ईरान का साथ और पुतिन का विश्वास, मोदी के अरब और यूरोप दौरे पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्या बड़ा होने वाला है। तेल संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध तो रुका हुआ है लेकिन हॉर्मुज पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। पूरी दुनिया परेशान है कि भाई कितनी जल्दी हॉर्मुज खुल जाए, ये जो संकट है ये टल जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कई देश बर्बाद हो जाएंगे। और जिन देशों की इकोनॉमी टिकी हुई है इस पर, उसका सोचिए कि क्या होगा। अभी तक पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए दलाली कर रहा था, आपको मैंने कई बार बताया, लेकिन ईरान और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की भी पोल खुल गई है, जिसके बाद ट्रंप सीधे चीन पहुंच गए। जब ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन पहुंचे तो दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज का रास्ता भी खुल जाएगा, तेल का संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरी हवाबाजी। आज ट्रंप का 3 दिन का चीन का दौरा खत्म हो गया, ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए, लेकिन दोनों देशों की तरफ से ईरान और हॉर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई। चीन की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध खत्म होना चाहिए और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है, तो अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि भाई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। यानी ना तो चीन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुलकर कुछ कहा और ना ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने की चीन की अपील पर कोई ठोस वादा किया। ट्रंप और जिनपिंग में ईरान को लेकर कौन सा पेच फंस गया, क्यों डील नहीं हुई, यह सब बताने वाला हूं आपको। इधर पीएम मोदी रूस और ईरान के साथ बैठक करके आज यूएई भी पहुंच गए, और पीएम मोदी जब खाड़ी देश पहुंचे तो किसने क्या कह दिया कि भारत ही ईरान अमेरिका युद्ध बंद करवा सकता है, यह आज आपको बताने वाला हूं किसने कहा है। और दुनिया के 2 सो कॉल्ड सबसे बड़े नेता मिले, बंद कमरे में कई घंटों की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर बयानबाजी हुई, लेकिन ईरान और हॉर्मुज का मामला जहां था वहीं अटका हुआ। लेकिन ट्रंप जैसे ही चीन से अमेरिका के लिए रवाना हुए, भारत में मौजूद ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए चीन की किसी भी पहल का स्वागत करें। अगर बीजिंग शांति का समर्थन करने के लिए आगे आता है तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चीन न सिर्फ ईरान का करीबी साझेदार है बल्कि उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। चीन को मीडिएटर बनाने वाली ईरान की पहल को डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के वादे से पीछे हट गया है, और जब तक वो पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की गारंटी नहीं देता है तब तक किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने सर्वाधिक यूरेनियम को जो उन्होंने संवर्धित कर लिया है, उस यूरेनियम को छोड़ने पर सहमत हुआ था, लेकिन अब अपनी बात से ईरान पलट गया है, जबकि ईरान भी लगातार यही कह रहा है कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में है ही नहीं, इस पर हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के दौरान भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि युद्ध कैसे खत्म हो और हॉर्मुज का रास्ता कैसे खुलवाया जाए, लेकिन ट्रंप चीन के सामने भी इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए ट्रंप ने क्या। ट्रंप चीन पहुंचे थे तभी से माहौल बनाया जाने लग गया था कि ईरान युद्ध अब खत्म होने वाला है और चीन में ही इसकी मुहर भी लगेगी, लेकिन ट्रंप ने चीन पहुंचकर भी ऐसी बातें कर दी कि चीन भी हैरान रह गया। ट्रंप ने कह दिया कि चीन अब ईरान को सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराएगा, लेकिन चीन की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया। पागल है क्या चीन कि समझौता कर लेगा कि हम तुमको नहीं देंगे कोई भी सैन्य सामान, साजो सामान? भाई उसकी बिक्री और उसके खरीदार आपस में दोनों साझेदार, आप क्यों बीच में बन रहे हैं भाई? जिनपिंग तो ट्रंप को लेकर बहुत सावधानी बरतते हुए नजर भी आए। चीन के दौरे के आखिरी दिन जिनपिंग उन्हें बीजिंग के हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर गए, जहां पर उन्होंने गार्डन की सैर उन्हें करवाई। और इस बीच ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया कि क्या दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी यहां लाया जाता है। इस सवाल पर जिनपिंग सकपका गए। देखिए, वहीं ट्रंप की एक और तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दुनिया भर में ट्रंप के खूब मजे लिए जा रहे हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान जब जिनपिंग बोलने के लिए खड़े हुए तो ट्रंप ने उनकी डायरी में ताका झांकी शुरू कर दी। दुनिया के 2 टॉप लीडर्स की बैठक में ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ट्रंप ने बिना हिचक जिनपिंग के डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप यहां थोड़ा गच्चा खा गए। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने जो भी नोट्स बनाए थे वो मंदारिन लैंग्वेज यानी कि जो चीनी भाषा है उसमें लिखी हुई थी, इसलिए ट्रंप ने 2 पन्ने पलटने के बावजूद डायरी झट से उन्होंने बंद कर दी और कुछ समझ नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए कि क्या हुआ और इस पर पूरी दुनिया भर में क्यों चर्चा हो रही है और लोग क्यों इस पर बात कर रहे हैं कि भाई
ये क्या हो रहा था? ये देखिए, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया को जैसे चाहूं वैसे घुमा सकता हूं, वो जिनपिंग की डायरी को खोलते हैं। ये शिष्टाचार में भी नहीं आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने डायरी खोल दी, 2 पन्ने पलट लिए। बाद में उनको पता चला कि भाई ये जो लिखा हुआ है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, जिस लिपि में लिखा हुआ। इस दौरे की एक और तस्वीर चर्चा में है। जब ट्रंप और जिनपिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए आए तो ट्रंप कुर्सी पर बैठने के बाद असहज दिखाई दी। वो ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे। चर्चा तो ये हो रही है कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई थी, यानी कि छोटी कुर्सी दे दी गई थी, ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाई। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप की लंबाई जिनपिंग से करीब 10 इंच तक ज्यादा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ट्रंप को दुनिया के सामने कमतर दिखाना चाहता। सिर्फ ट्रंप और जिनपिंग की ट्यूनिंग ही खराब नहीं थी इस दौरे के दौरान, बल्कि अमेरिका और चीन के अधिकारी भी आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सुरक्षा अधिकारियों और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में टकराव भी हो गया। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी हथियारबंद एजेंट को एंट्री ही नहीं दी। हवाला दिया गया कि टेंपल ऑफ हेवन में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। अधिकारियों में बहस की वजह से कार्यक्रम में आधे घंटे की देरी भी हो गई। एक टेलीग्राफ संवाददाता ने कहा, जब से हम आए हैं हमने कई टकराव देख लिए। ट्रंप के साथ चीन पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन को वहां से बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने एक भी गिफ्ट अमेरिका ले जाने की मंजूरी नहीं दी। व्हाइट हाउस के संवाददाता के मुताबिक अमेरिका के स्टाफ ने चीन से मिली सभी चीजें उनसे ले ली और चीन से मिले बर्नर फोन से लेकर पिन तक उनसे ले ली गई सभी सामान प्लेन में चढ़ने से पहले ही डस्टबिन में फेंक दिया। विमान में चीन से कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं है। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बीच ताइवान से भी बड़ा अपडेट आया है। ताइवान के एयर स्पेस में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रोज उड़ान भरने वाले चीनी फाइटर जेट पिछले 24 घंटे में बिल्कुल नजर नहीं आए, जबकि 7 चीनी नौसैनिक जहाज इस क्षेत्र में एक्टिव। ट्रंप का चीन दौरा तो फेल साबित हुआ ही, उधर रूस को पीएम मोदी से उम्मीद जग गई। दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भारत लॉन्ग टर्म मीडिएटर हो सकता है। इधर ट्रंप और जिनपिंग में बात नहीं बनी, उधर पीएम मोदी ईरान और रूस के विदेश मंत्री से मीटिंग करके यूएई पहुंच गए। ईरान को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो उन्होंने यूएई के लिए क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। पाठशाला में अब धार भोजशाला पर आए कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का चपटा। हाईकोर्ट को ऐसा क्या सबूत दिख गया कि भोजशाला का 23 साल पुराना फैसला पलट गया? भोजशाला मंदिर है, कोर्ट ने क्यों कहा अब भोजशाला में नमाज नहीं सिर्फ पूजा होगी? रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जही के जही पर सत्य से नेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। और इसका अर्थ होता है कि जिससे सत्य का रिश्ता होता है वो उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि सच्चाई एक दिन सबके सामने सिद्ध होती है। और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में यह भी दिखाई दिया कि धार भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इसे मां वाघ देवी का मंदिर माना है और इसमें सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। यानी अब यहां पर नमाज नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष धार भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू समुदाय शुरू से ही इसे देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानता है। यह बात आज कोर्ट में भी सिद्ध हो गई जो लगातार हिंदू कह रहे थे। धार भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में जो बातें कही वो हर हिंदुस्तानी को ध्यान से देखनी चाहिए। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपने आदेश में कहा कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय समय पर इसे नियंत्रित किया गया। इस स्थान के ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि यह राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था।
यह धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व को दर्शाता है, इसलिए इस क्षेत्र का धार्मिक चरित्र भोजशाला के रूप में माना जाता है। इसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहे। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। इसके अलावा उस आदेश को भी खारिज कर दिया गया जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। सुनिए। इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 को नहीं माना है। इसके पीछे की वजह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष ने किस तरह के तथ्य और दावे आज पेश किए। इसमें सबसे पहले एएसआई वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट 2024 को आधार बनाया गया था। एएसआई की 2000 पेज की रिपोर्ट में यह तथ्य दिए गए कि भोजशाला की मौजूदा संरचना 11वीं शताब्दी के परमार काल से भी पहले बने विशाल मंदिर के अवशेषों पर बनी है। इस परिसर में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं, सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, शिव, हनुमान से जुड़ी हुई मूर्तियां। इसके अलावा खंड, हवन कुंड, संस्कृति, शिलालेख, नक्काशी, गौमुख यंत्र और सनातन प्रतीक शामिल हैं। मंदिर से मस्जिद में रूपांतरण को लेकर 14वीं से 15वीं शताब्दी में हमले से जुड़े तथ्य भी दिए गए। इसमें खासतौर पर मौजूदा पिलर, स्तंभ और वास्तुशिल्प हिंदू मंदिरों से तोड़कर फिर से इस्तेमाल किए गए, वो भी बताया। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि भोजशाला कभी मस्जिद था ही नहीं, बल्कि मंदिर को तोड़कर इसका स्वरूप बदल दिया गया था। आज इस तथ्य को भी हाई कोर्ट ने मान लिया। अब मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अपने तर्क हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है। आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दलील दी कि एएसआई की तरफ से दी गई वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला है। इसके अलावा विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। अब इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला में किसी जमाने में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे अंग्रेज लेकर चले गए। इसके अलावा भोजशाला मंदिर की शिल्पकारी को देखकर पता चलता है कि यहां हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यह बात मुस्लिम पक्षकार मानना नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नज़रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूँगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाएगा। देश के अंदर ये माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है।
और मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप ताकत में हैं, फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 22 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, भारत सरकार आपकी है। जितनी मस्जिदें तोड़नी है एक साथ तोड़ दीजिए, बना लीजिए मंदिर। लेकिन ये हर रोज जो नफरत आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी तरह भोजशाला को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत साबित किया जाए, लेकिन कोर्ट में यह कानूनी पैंतरा काम नहीं कर पाया। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 भोजशाला पर लागू नहीं होता है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4(3)(a) के तहत जो जगह पुरानी है और ऐतिहासिक स्मारक हैं यानी कि ASI द्वारा संरक्षित प्राचीन इमारतें हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। दरअसल धार रियासत ने 1909 से भोजशाला को पहली बार संरक्षित घोषित किया था। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसके बाद से ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका सीधा संरक्षण और रखरखाव करता है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीब 30 साल से चले आ रहे विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया। वैसे तो यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पिछले 30 साल से मामला बढ़ गया। 1995 में भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने का अधिकार मिल गया था। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई और इसके साथ ही मंगलवार को हिंदू पूजा पर रोक लगा दी गई। हालांकि कुछ समय बाद हिंदुओं को बसंत पंचमी पूजा की अनुमति मिल गई। 1998 में ASI ने अगले आदेश तक आम लोगों पर रोक लगा दी थी। 2003 में हिंदुओं को बिना फूल माला के मंगलवार को पूजा करने की अनुमति मिली, लेकिन कुछ दिन के बाद भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए और इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। 2016 में दोबारा बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए। प्रशासन ने कई बार अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। भोजशाला को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ASI की टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका रही। ASI ने इस रिपोर्ट को पूरे वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया था। आज आपको उस तकनीक के बारे में जानना चाहिए जिससे यह बात साबित हुई कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इस सर्वे के लिए ASI ने GPS तरीके से वैज्ञानिक सर्वे किया। GPR का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर कई लेवल पर जांच करने की तकनीक है। इसमें जमीन के नीचे 10 से 20 मीटर तक अवशेषों का 3D इमेजिंग किया जाता है। इसमें रडार पल्स भेजकर जो सब सरफेस होता है वो फीचर किया जाता है, जैसे कि पुरानी दीवारें, नींव, मूर्तियां आदि का पता लगाती है और GPR से हिंदू मंदिर से संबंधित संरचनाओं के संकेत मिले। यह GPR मशीन एक एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जमीन के अंदर भेजती हैं। जब ये तरंगे जमीन में जाती हैं तो चीजों से टकराकर प्रतिबिंब के रूप में वापस आ जाती हैं और कंप्यूटर पर 3D या फिर 2D इमेज बन जाती है। भोजशाला परिसर में बनी इमारतों की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको मां वाग्देवी सरस्वती की वो मूर्ति दिखा देता हूं जो इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई है। ये वो मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि 1880 में मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज इस मूर्ति को लंदन लेकर चला गया था। बाद में इसे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रख दिया गया। यानी कि मां सरस्वती की जिस मूर्ति की स्थापना करके राजा भोज ने शिक्षा का मंदिर शुरू किया था वो अब म्यूजियम के अंदर है। पिछले कई सालों से इस मूर्ति को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मूर्ति को लंदन से वापस लाने की मांग भी रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मां सरस्वती, मां वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है सरकार उस पर गौर करे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, नीट चोरी का मास्टरमाइंड कैसे पकड़ा गया। कई चेहरे बेपर्दा हुए। भाईचारा भतीजा तो पकड़े ही गए, भाई और चाचा भतीजा तो एक साथ पकड़े ही गए हैं। वो बड़ा आदमी कौन है जिसे CBI ढूंढ रही है।
डॉक्टरी की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने नए तरीके से कैसे परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया है, इसे आज आपको डिटेल में बताने वाला। जब से नीट पेपर लीक की खबर सामने आई है, तभी से देश के शिक्षा मंत्री और परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनटीए से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एग्जाम की डेट से लेकर एक्स्ट्रा टाइम और नीट 2027 की परीक्षा सीबीटी मोड से कराने का फैसला लिया। आगे ये परीक्षा कैसे कराई जाएगी, इसका चैप्टर आज आपके सामने खुलने वाला है। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जो लीक एनटीए के अंदर से ही हुआ, यह भी साबित हो गया है। और नीट पेपर सेट करने के प्रोसेस से जुड़ा केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी पकड़ा गया। पेपर कैसे आउट हुआ, पूरी कहानी सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, माथा हिल जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई ये भी हो सकता है। उधर पकड़े गए आरोपी दिनेश बिवाल ने मुंह खोला है और पूरे नेक्सस में कुछ बड़े लोगों के इन्वॉल्व होने की बात भी कही है। पेपर लीक की मास्टरमाइंड बिवाल फैमिली पर आज और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं नीट पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो 23 लाख बच्चे जिन्होंने अपने दिन रात एक करके मन लगाकर पढ़ाई की थी, पेपर लिखा था और अब दोबारा एग्जाम का वही प्रेशर झेलने के लिए वो मजबूर है। बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब वो जोश नहीं रहा जो पहले पेपर लिखने के समय पर था। सवाल पूछ रहे हैं कि गारंटी दीजिए कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। गोवा के बाद अब यूपी के लखीमपुर खीरी से दर्दनाक खबर भी सामने आ गई है, जहां नीट की परीक्षा में बैठा 21 साल का एक ऋतिक मिश्रा पेपर रद्द होने का सदमा नहीं झेल पाया और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की। यानी कि गलती सिस्टम की और भुगत रहे हैं बच्चे और उनके मां बाप, पेरेंट्स। पूरी अपडेट दूंगा आपको इसको लेकर, लेकिन पहले नीट लीक का ये ट्रेलर देख लीजिए। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर अपना 100% दे दिया था, अब बस किसी तरह से अपने आप को हिम्मत जुटा के दोबारा तैयारी कर रहे हैं। अगली बार वाला लीक ना हो इसकी भी क्या गारंटी है? उसका भी तो कोई भरोसा नहीं है कि वो लीक होगा कि नहीं होगा। पेपर सेफ्टी से रखे, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो वहीं से हुआ है ना, तो थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल जो हम मेहनत करते हैं वो तो फिर वेस्ट चला जाता है ना। 2 साल की मेहनत जो थी वो सब पानी में चली गई। अब जो है अब लग रहा है कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा। जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल है। जो बड़े खेल है उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। नीट पेपर लीक में सीबीआई एक्शन मोड में है। भद पिटने के बाद सबके सब नींद से जागे हुए हैं कि पूछिए मत, ऐसे जागे हुए, ऐसे भाग रहे हैं। जांच कहां तक पहुंची है ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि नीट परीक्षा पर आज क्या क्या ऐलान हुआ है, यानी कि कौन कौन सी बड़ी खबर आई है। नीट की रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी। एग्जाम के लिए 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि इस बार परीक्षा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। नीट पेपर लीक के जितने भी गुनहगार होंगे उन्हें उठाकर जेल में डालेंगे ही। एक बार शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और कैसे भरोसा दिलाया है छात्रों को, सुनिए। राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। जब से पेपर आउट की खबर आई तब से ही शिक्षा मंत्री के जवाब का इंतजार किया जा रहा था। वो जवाब आज आया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये कमांड चेन कहां से ब्रीच हुई है इसकी जांच होगी और सीबीआई इसकी तह तक जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई ने लातूर से एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को भी धर दबोचा है। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार ये प्रोफेसर ही नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वैसे मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि कल कोई दूसरा मास्टरमाइंड निकल कर आए। अभी तक जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे जांच एजेंसियों के मुताबिक यही शख्स पेपर लीक की पहली कड़ी है।
सीबीआई की जांच में सामने आया है कि पुणे का केमिस्ट्री लेक्चरर जो है पीवी कुलकर्णी एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और एनटीए वो एजेंसी है जिस पर डॉक्टरी की परीक्षा कराने का जिम्मा है और इसी एनटीए की परीक्षा नेटवर्क से जुड़े कुलकर्णी तक नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर की पहुंच हासिल हुई। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक का प्लान बनाया। आरोपी मनीष वाघमारे की मदद से कुलकर्णी ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। मनीष वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है। कुलकर्णी ने पुणे के अपने घर पर कुछ छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई और इस क्लास में कुलकर्णी ने सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब छात्रों को डिक्टेट किए। छात्र उन सवालों को अपनी कॉपी में लिखते चले गए और जांच में सामने आया कि वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा में आ गए। मतलब प्रोफेसर साहब गेस्ट क्वेश्चन कहकर वो ओरिजिनल सवाल बता रहे थे जो उन्हें शायद पहले से ही पता था, जो परीक्षा में पूछा जाना था। नहीं तो गेस्ट क्वेश्चंस ऐसे होता है क्या कि 150 सवाल डिट्टो चले आएंगे? कभी देखा है आपने, कभी सुना है आपने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी पढ़ाई में कि सारे सवाल 90% सवाल मैच कर जाएंगे? इसीलिए शक शुरू हुआ, जांच शुरू हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि 90% सवाल गेस्ट क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाए। और यहीं से पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है, यही आधार बना। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब इनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। प्रोफेसर कुलकर्णी के अलावा 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो पहला नाम है वो है शुभम खैरनार, यश यादव, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, संतोष जायसवाल और राजस्थान का बिवाल परिवार। नीट के नटवर लाल बिवाल ब्रदर्स अपने ही घर में डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाकर बैठे हुए और इस परिवार के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैले इस नेटवर्क की परतें अब एक एक करके खुलती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो गिरफ्तारी के वक्त आरोपी दिनेश बिमवाल ने दिया है। सुनिए फिर, अब आपको आगे बताऊंगा कि और क्या क्या हुआ। पर जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल है, उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आरोपी दिनेश कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब वही थ्योरी, बड़ी मछली पर कोई हाथ नहीं डालता। हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन आजकल फैशन हो गया है, जैसे कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाता है तो ऐसे ही इमोशनल और आदर्श की बातें की जाती है, बताई जाती है कि हम तो बहुत छोटे वाले, छोटी मछली हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब बड़ी मछली जब सामने आएगी तो माना जाएगा ना भाई कि आप छोटी वाली मछली हैं। अभी तो आपको मान के चल रहे हैं लोग कि भाई आप ही ने सब कुछ किया। कई बार ऐसी बातें सच भी हो जाती हैं कि शुरुआत में छोटी मछलियां हाथ आती है और बड़ी मछली बाद में हाथ आती है। अगर ऐसा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी इस बयान से गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या गिरफ्तार किए हुए आरोपी सिर्फ बिचौलिए हैं और कौन से बड़े लोग इसमें शामिल हैं? लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये दिनेश बिवाल भी कोई दूध का धुला हुआ नजर नहीं आ रहा। परिवार जो है, पूरा परिवार, बिवाल परिवार जो है, बिवाल प्रॉपर्टी के नाम से रियल एस्टेट का कारोबार करता है। लेकिन जांच में अब सिर्फ परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, पूरे परिवार की मेडिकल एंट्री सवालों में है। जांच में पता चला है कि मांगी लाल बिवाल का बेटा विकास और बेटी प्रगति सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। घनश्याम बिवाल की बेटियां पलक और सानिया भी नीट क्लियर कर चुकी हैं। वहीं दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को भी मेडिकल कॉलेज मिला। यानी कि एक ही परिवार के 5 सदस्य डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल उठता है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं, एक ही परिवार में सब डॉक्टर बन रहे हैं, कैसे भाई, क्यों? कहीं वही बात तो नहीं जो आप भी सोच रहे हैं? जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि इसमें सच क्या है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला जो चेहरा है वो है ऋषि बिवाल का। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस साल दिनेश बिवाल अपने बेटे ऋषि के लिए नीट का पेपर हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका बेटा ऋषि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था कि वो नीट की परीक्षा को क्लियर कर ले, पास कर ले, और इसीलिए चोरी से बेटे को नीट पास करवाने का प्लान उसने तैयार। ऋषि बिवाल पढ़ाई में इतना कमजोर था कि इस बार उसने ग्रेस मार्क से 12वीं ही पास की और फिजिक्स में उसे 23 नंबर मिले थे, केमिस्ट्री में 29 नंबर ही मिले थे और बायोलॉजी में 34 नंबर मिले थे। ये मार्कशीट जो आप देख रहे हैं, ये वाली मार्कशीट ऋषि बिवाल की है, 12वीं की मार्कशीट है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास करके आ रहा है, जिसके 12वीं में इतने कम नंबर हैं, वो मेडिकल के एग्जाम में बैठेगा
और पास हो जाएगा, तो उसके लिए कोई इंतजाम तो करेंगे ना उसके घर वाले।